आज हम संस्कृत के एक पाठ विचित्र साक्षी यानी अनोखा गवाह से एक बड़ी ही आकर्षक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई को उजागर करने के लिए कभी-कभी सीधी राह से हटना क्यों जरूरी हो जाता है। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। बिल्कुल, ये कहानी ओम प्रकाश ठाकुर ने लिखी है, लेकिन इसकी जड़ें असलियत में हैं। ये प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के असली अदालती फैसले पर आधारित है, जब वो एक जज के तौर पर काम कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब हम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास से जुड़ी एक घटना की कानूनी और मनोवैज्ञानिक परतों को उधेड़ने जा रहे हैं। जी हाँ। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन साफ है, ये देखना कि कैसे बुद्धिमत्ता और अपरंपरागत तरीके सच्चाई को सामने ला सकते हैं, खासकर तब जब कोई सबूत ही ना हो। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो कहानी एक बहुत ही गरीब व्यक्ति से शुरू होती है, जिसने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जोड़े थे। हाँ, और यहाँ सिर्फ गरीबी की बात नहीं है, यहाँ एक पिता के सपनों की बात है। उसका बेटा एक कॉलेज के हॉस्टल में रहता था, पर अचानक उसे खबर मिलती है कि बेटा बीमार पड़ गया है। और किसी भी पिता के लिए ये सुनते ही तो जैसे दुनिया ही रुक जाती है। बिल्कुल, वो फौरन अपने बेटे से मिलने निकल पड़ता है, लेकिन उसकी गरीबी फिर आड़े आ जाती है। उसके पास बस का किराया तक नहीं था, तो उसे पैदल ही निकलना पड़ता है एक लंबी यात्रा पर। हाँ, और चलते चलते शाम हो जाती है, अंधेरा घिराता है और वो एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है। अब रात कहाँ गुजारे? तो वो पास के गांव में एक घर का दरवाजा खटखटाता है और एक दयालु गृहस्थ उसे रात के लिए पनाह दे देता है। और यहीं से उसका दुर्भाग्य शुरू होता है। उसी रात घर में एक चोर घुस आता है। अच्छा। और एक संदूक चुराकर भागने लगता है। चोर के कदमों की आहट से उस मेहमान की नींद खुल जाती है। वो बिना कुछ सोचे एक जिम्मेदार नागरिक की तरह चोर का पीछा करता है और उसे पकड़ भी लेता है। हाँ, उसे पकड़ लेता है। पर अब यहाँ कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो यही है कि चोर पकड़े जाने पर भागने या लड़ने के बजाय एक बिल्कुल ही अलग पैंतरा अपनाता है। वो खुद ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, चोर चोर, ये चोर है। ये एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक चाल है, मतलब जिसे हम कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पर ये उससे भी ज्यादा है। ज्यादा से चिल्लाएगा, जो भ्रमित भीड़ होगी वो अक्सर उसी पर यकीन कर लेगी। उसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। बिल्कुल। और हुआ भी वही। चोर की आवाज सुनकर गांव वाले बाहर आ जाते हैं। वे देखते हैं कि एक जाना पहचाना आदमी जमीन पर है और एक अजनबी ने उसे पकड़ रखा है। बिना एक पल सोचे, बिना कोई सवाल पूछे, पूरी भीड़ उस बेचारे मेहमान पर ही टूट पड़ती है। उसे ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगते हैं। ये हमें भीड़ के मनोविज्ञान के बारे में भी बहुत कुछ बताता है ना? बात है, भीड़ तर्क से नहीं, भावना से चलती है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आता है कि वो चोर कोई आम चोर नहीं था। नहीं, वो गांव का चौकीदार यानी आरक्षी ही था। रक्षक ही भक्षक था। और अब अपनी सरकारी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए वो उस निर्दोष व्यक्ति पर ही चोरी का इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार कर लेता है और जेल में डाल देता है। मतलब जिस व्यक्ति ने चोरी रोकने की कोशिश की उसे ही चोर बना दिया गया। न्याय का मजाक। बिल्कुल। अब मामला अदालत पहुंचता है और यहाँ हमारी कहानी में जज बंकिम चंद्र का प्रवेश होता है। वो दोनों पक्षों को सुनते हैं। हाँ, वो चौकीदार की मनगढ़ंत कहानी भी सुनते हैं और उस गरीब डरे हुए व्यक्ति की सच्ची दास्तां भी। और बंकिम चंद्र एक बुद्धिमान और अनुभवी जज थे। उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि ये गरीब आदमी निर्दोष है। बिल्कुल, और असली अपराधी ये चौकीदार ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी कानूनी दीवार खड़ी थी। एक ऐसा सिद्धांत जो न्याय प्रणाली की नींव है। वो क्या थी? सबूत का अभाव। न्याय हमेशा सबूतों पर निर्भर करता है। ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है। अगर जज सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर फैसले देने लगे तो पूरी व्यवस्था ही ढह सकती है। सही बात है, कोई भी किसी पे भी इल्जाम लगा देगा। हाँ, तो बंकिम चंद्र एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर खड़े थे। एक तरफ उनका जमीर था जो सच जानता था, और दूसरी तरफ कानून था जो उनके हाथ बांध रहा था। मतलब सच जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। ये तो एक जज के लिए बहुत बड़ी नैतिक दुविधा रही होगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही किया जो एक चतुर दिमाग करता है। उन्होंने समय मांगा। समय मांगा। हाँ, उन्होंने मामले को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया और दोनों को अगले दिन फिर से अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया। इस एक कदम से उन्होंने खुद को सोचने का, एक योजना बनाने
अजीब घटना घटती है। क्या? अदालत का एक कर्मचारी भागता हुआ आता है और जज को बताता है कि यहाँ से कुछ दूर हाईवे पर किसी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है और उसका शव वहीं पड़ा है। यहीं से जज साहब की योजना शुरू होती है ना? ये कोई संयोग नहीं था? नहीं, ये कोई संयोग नहीं था। ये जज द्वारा बिछाया गया एक जाल था। वो तुरंत एक बहुत ही असामान्य आदेश देते हैं। क्या आदेश? वह चौकीदार और उस आरोपी दोनों को आदेश देते हैं कि वे उस शव को कंधों पर उठाकर अदालत में लेकर आएं। एक मिनट, ये तो बहुत ही अजीब आदेश है। शव को अदालत में क्यों लाना? इसका कोई कानूनी मतलब तो बनता नहीं है। कानूनी तौर पर बिल्कुल नहीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर यह एक मास्टर स्ट्रोक था। जज का आदेश था तो दोनों को मानना पड़ा। तो वे उस जगह पहुंचते हैं जहां लकड़ी के एक तख्ते पर कपड़े से ढका एक शव रखा था। अब उन्हें उसे उठाकर अदालत तक लाना था। और यहीं पर जज ने दोनों के शारीरिक अंतर का इस्तेमाल किया। जैसा कि कहानी में बताया गया है, चौकीदार तो हट्टा कट्टा था, लेकिन आरोपी बहुत ही दुबला पतला और कमजोर। उसके लिए तो एक भारी शव का वजन उठाना नामुमकिन सा रहा होगा। हाँ, वो दर्द के मारे कराहने लगता है, रोने लगता है, और उसका रोना सुनकर चौकीदार के अंदर का अहंकार और क्रूरता जाग जाती है। उसे उस गरीब आदमी को पीड़ा में देखकर मजा आता है। बिल्कुल। और यहीं अपने घमंड में वो अपनी सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर बैठता है। ये एक क्लासिक ह्यूब्रिस ट्रैप था, अहंकार का जाल। उसने क्या कहा? वो उस गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी की वो संदूक ले जाने से रोका था। अब अपने किए का फल भुगत। इस चोरी के आरोप में तुझे 3 साल की जेल होगी। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अनजाने में बिना किसी दबाव के अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी ये बातें कोई और भी सुन रहा है। बिल्कुल। किसी तरह वे दोनों उस शव को लेकर अदालत के एक चबूतरे पर रखते हैं। जज उन्हें फिर से चोरी की घटना के बारे में बताने को कहते हैं। चौकीदार बड़े आत्मविश्वास से अपनी झूठी कहानी सुनाना शुरू ही करता है कि तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर अदालत में मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। वो शव अपने ऊपर से कफन हटाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। हाँ। एक मिनट, तो ये पूरा हत्याकांड ही एक नाटक था। वो शव जिंदा था, लेकिन इसमें कितना बड़ा जोखिम था। जोखिम तो था। अगर चौकीदार रास्ते में कुछ कबूल ही नहीं करता तो जज का क्या प्लान था? क्या उनके पास कोई प्लान बी भी था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और शायद उनके पास कोई प्लान बी नहीं था। ये एक जुआ था। जुआ? हाँ, जो उन्होंने अपराधी के मनोविज्ञान पर खेला था। बंकिम चंद्र जानते थे कि एक अहंकारी अपराधी जब खुद को ताकतवर महसूस करता है तो वो अक्सर अपनी होशियारी का दिखावा करने से खुद को रोक नहीं पाता। उन्होंने एक ऐसी स्थिति बनाई जहाँ चौकीदार को लगा कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई उसे सुन नहीं रहा। ये बनने का नाटक करने का निर्देश दिया गया था। अच्छा। वो व्यक्ति उठता है, जज को प्रणाम करता है और फिर शब्दशः वो सब दोहरा देता है जो चौकीदार ने रास्ते में कहा था। वो बताता है कि कैसे चौकीदार ने कबूल किया कि उस गरीब आदमी ने उसे चोरी करने से रोका था, और कैसे उसने धमकी दी कि उसे 3 साल की जेल होगी। वाह, तो वो शव ही इस मामले का अनोखा गवाह बन गया। विचित्र साक्षी। अब जाकर इस शीर्षक का पूरा मतलब समझ में आया। यही जज की योजना थी। जब कोई गवाह नहीं था तो उन्होंने एक गवाह बनाया। उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा की जहां अपराधी अपने अहंकार में खुद ही अपना सच उगल दे, और उस सच को सुनने के लिए एक गवाह भी मौजूद हो, भले ही वो गवाह एक शव होने का नाटक कर रहा हो। उन्होंने परिस्थिति जन्य साक्ष्य को एक प्रत्यक्ष गवाही में बदल दिया। तो कहानी का अंत वही होता है जो होना चाहिए था। जज के पास अब ठोस सबूत और एक विश्वसनीय गवाह दोनों थे। हाँ, उन्होंने उस धोखेबाज चौकीदार को उसके अपराधों के लिए, चोरी और एक निर्दोष को फंसाने के लिए कारावास का दंड सुनाया, और उस गरीब व्यक्ति को सम्मान के साथ रिहा कर दिया। न्याय की जीत हुई, लेकिन एक बहुत ही असाधारण और नाटकीय तरीके से। ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी न्याय को भी लीक से हटकर सोचना पड़ता है। और कहानी के अंत में जो संस्कृत का श्लोक दिया गया है वो जैसे इस पूरी कहानी का सार है। हाँ बिल्कुल। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीला येव प्रकुर्वते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि बुद्धिमान लोग जिनके पास मति यानी बुद्धि का वैभव होता है, वे नीति और युक्ति का सहारा लेकर कठिन से कठिन, लगभग असंभव कार्यों को भी
लीला यानी खेल खेल में बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं। जज बंकिम चंद्र ने यही किया। जब न्याय का सीधा रास्ता बंद था तो उन्होंने बुद्धि और एक अनोखी युक्ति का एक नया रास्ता बनाया और न्याय को संभव कर दिखाया।